नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। पीएफआई के बड़े टेरर प्लान का खुलासा हुआ है। इस टेरर प्लान के निशाने पर हिंदुस्तान के हिंदू ही थे। इस प्लान को पूरा करने के लिए लव जिहाद और धन परिवर्तन को हथियार बनाया गया था। साफ शब्दों में कहे तो पीएफआई हिंदुस्तान में हिंदुओं के विरुद्ध धर्म युद्ध छेड़ने की फिराक में था, लेकिन एनआईए ने पीएफआई के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये पूरा प्लान सीरिया और पाकिस्तान के मॉड्यूल पर चलाने का प्लान था। इस खतरनाक प्लान के खुलासे के बाद अब इस संगठन पर बैन लगाने की आवाजें उठने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि लव जिहाद धन परिवर्तन के लिए पीएफआई ने क्या धन बटोरा? हिंदुस्तान में हिंदुओं के विरुद्ध क्या छेड़ा गया धर्मयुद्ध? जिहादी एजेंडे का एजेंट पीएफआई। वोट के लिए पीएफआई का बचाव कर रहे हैं कुछ सियासी दल। खुलासों के बाद अब पीएफआई पर क्या प्रतिबंध लगेगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। पीएफआई को लेकर जो नए खुलासे हुए हैं, उसने प्रदेश ही नहीं पूरे देश में खलबली मचा दी है। पीएफआई के नापाक मंसूबों की जड़ें सीरिया और पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। लखनऊ से पकड़े गए पीएफआई के सदस्य अब्दुल माजिद के पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और पीएफआई और आईएसआईएस से जुड़ा आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ है। एनआईए और यूपी एटीएस उत्तर प्रदेश में फैले पीएफआई के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पीएफआई से जुड़े एक और मेंबर अब्दुल माजिद को गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल माजिद लखनऊ छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही उसको लखनऊ के विभूति खंड इलाके से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अब्दुल माजिद के पास से तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और साथ में पीएफआई से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी उसके पास से बरामद किए गए हैं। पीएफआई यूपी में केवल जिहाद की फैक्ट्री लगाने की तैयारी में ही नहीं था, बल्कि आस्था पर भी वार करने की तैयारी थी, और इसके लिए पीएफआई लव जिहाद और धर्मांतरण को अपना हथियार बना रहा था। पीएफआई के खिलाफ जो जांच चल रही है, सूत्रों के मुताबिक इस जांच में कई सनसनीखेज और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि पीएफआई धर्मांतरण और लव जिहाद को बढ़ाने में लगा हुआ था। पीएफआई अपने सदस्यों को इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा था कि वे अगर हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं तो जो गरीब नौजवान होंगे उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। धर्मांतरण कराने पर लाखों रुपए का लालच दिया जा रहा था। इसके अलावा पीएफआई इनामी योजनाओं को भी चला रहा था अपने संगठन के विस्तार के लिए। पीएफआई से लोगों को जोड़ने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों को लालच भी दिया जा रहा था। वहीं इस पूरे खुलासे के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी पीएफआई को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि मामले की जांच जारी है। इस राष्ट्र के अंदर में चाहे पीएफआई हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे कोई भी हो, अगर राष्ट्र के खिलाफ कोई काम करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें बुराई क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि 8 साल से कर क्या रही थी? ये जो फंडिंग आ जाती है ऐसे संगठनों को, कहां से आती है? सरकार इसका जवाब दे। सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकती है। देखिए, बहुत सारे जो तथ्य मिले हैं सुरक्षा एजेंसियों के, उनकी सबकी वो सबसे पूछताछ कर रहे हैं और सारे सब तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं। और यह जो भी संगठन है, अगर उसका कहीं आतंकवादियों के साथ उनका कहीं गठजोड़ है तो वो ऐसी गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त किए जाने और ऐसे संगठन को पूरी तरह से निरुद्ध किए जाने के लिए सरकार कार्रवाई करेगी। पीएफआई को लेकर जो धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खुलासे हो रहे हैं, उस पर सूफी खानकाह एसोसिएशन ने मुहर लगाई है। कौसर हसन मजीदी की माने तो पीएफआई हमेशा से ही लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के कामों में शामिल रहा है। देखिए, पीएफआई का उद्देश्य भारत का इस्लामीकरण करना रहा है और इसी उद्देश्य के तहत उसके द्वारा लगातार ऐसी गतिविधियों का संचालित किया जा रहा था, क्योंकि जिहाद उनका मकसद था और जिहादी मानसिकता को बढ़ाने के लिए जिहादी तत्व तैयार करने थे, इसलिए वो हर प्रकार की जिहाद को कर रहे थे। उसमें लव जिहाद भी शामिल था। एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस
हिसाब से पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अब इस बात की भी मांग उठने लगी है कि जिस तरीके से पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, वैसे में पीएफआई पर बैन लगाने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें नूर अहमद हजारी जी, मुस्लिम धर्मगुरु, दिनेश सिंह जी, नेता बीजेपी, मोहम्मद फरहान जी, प्रवक्ता AIMIM। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। दिनेश सिंह जी, जांच में खुलासा और जिस तरीके से बातें निकल के सामने आ रही है, पीएफआई का मकसद क्या रहा वो साफ हो रहा है, लेकिन अब सवाल आप लोगों को लेकर उठेगा कि पीएफआई को लेकर मकसद क्या है। राहुल जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम कर रही है, हमारी सरकार का एजेंडा स्पष्ट है कि हम 2047 को भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। भारत को हम विकसित देश बनाना चाहते हैं। भारत को फिर से अपने उस जगत गुरु के सिंहासन पर आसीन होता हुआ देखना चाहते हैं। भारत को फिर से हम सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। और एक तरफ, दूसरी तरफ ये है पीएफआई जैसे संगठन हैं जो भारत में गजवाए हिंद की परिकल्पना कर रहे हैं। सिर्फ परिकल्पना नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पूरा का पूरा एक खाका बना के रखा है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको कैसे काम करना है। चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे लव जिहाद का मतलब हो, चाहे आतंकवादी गतिविधियों का मामला हो, किस तरह से एक इस स्टेप पर वो काम कर रही हैं और वो परिलक्षित भी हो रहा है। अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस के साथी के दूसरे पार्टी के साहिब की बाइट आप चला रहे थे, मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है कि जो इसका परिणाम आज सामने है। इतनी बड़ी कार्रवाई आज तक के इतिहास में नहीं की गई है। एक साथ इतने इकट्ठे जगहों पर छापे पड़ना, इतने लोगों को पकड़े जाना और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनसे इनकी गतिविधियों का पता चलता है। कुछ चीजें हैं जो हम मीडिया में चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये बकरे की अम्मा ज्यादा दिन खैर नहीं मना पाएंगी। लेकिन राहुल जी, एक बात का मुझे अफसोस जरूर हो जी कि पीएफआई जैसे संगठन इस कार्य में लिप्त हैं, लेकिन जब इस तरह की कार्रवाई जांच एजेंसियां करती हैं, इनको पकड़ने का काम करती हैं, तो हमारे कुछ नेता और कुछ नाम ले लीजिए फिर दिनेश सिंह जी, में खड़े हो जाते हैं। नाम ले लीजिए। स्वतंत्र हैं आप, स्वतंत्र हैं आप निश्चित तौर पर। और उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और इतनी बड़ी धरपकड़ हुई है। और आप देखिएगा, निश्चित तौर पर इनके जो नापाक इरादे हैं, मंसूबे हैं, वो कामयाब नहीं होने देंगे। मोहम्मद फरहान जी, तो कांग्रेस सरकार धर्म युद्ध छेड़ने का पूरा प्लान था। सीरिया और पाकिस्तान के मॉड्यूल को लागू करने का प्लान था। मना करिए कि कैसे उनका इस्लामिक स्टेट कैसे वो कर रहे हैं कि संविधान के और बेटे की हालत में हम अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना है और बढ़ाना ही नहीं, उस पर उन्होंने काम भी शुरू किया था। आप सीए का प्रोटेस्ट देखिए, तिरंगे के नीचे वो क्या कर रहे थे। और यही नहीं, वो कह रहे थे कि मुसलमानों को डराओ, मुसलमानों के अंदर इस तरह से भय पैदा करो कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहते हैं। और उसी मुहिम का परिणाम है ये जो सर तन से जुड़ा करने की बात है। और जितनी अभी हत्याएं हुई हैं, चाहे वो कन्हैया की हो, चाहे अंकित की हो, चाहे आयुष्मान की, हमारे यहाँ आईबी है, हमारे यहाँ क्या नाम है, एनआईए है, एटीएस है, तमाम जांच एजेंसियां थी। ये जांच एजेंसियां मुख्य दर्शक की भूमिका में क्यों थी? अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है या देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, तो क्या उसे 8 वर्ष तक का मौका दिया तो 8 दिन में आना चाहिए था, 8 महीने में आना चाहिए था। अगर देश हित में ये फैसला नहीं था तो इस फैसले को करने वाला कौन है? 8 दिन में आना चाहिए था कि 8 महीने में आना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा 8 वर्ष क्यों लग गए? क्यों जांच एजेंसियों इसी सरकार में तो ये चीजें सामने आई हैं। हम तो कह रहे हैं 8 दिन में आना चाहिए, 8 सेकंड में आना चाहिए। अगर देश में कोई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, देश को तोड़ने की गतिविधियों में कोई संलिप्त है जो संविधान और कानून के खिलाफ तो हो रही, फिर भी कुछ नेता गला फाड़ रहे हैं। फैसला होना चाहिए। कार्रवाई हो रही, फिर भी कुछ नेता 8 दिन में नहीं, 8 सेकंड में फैसला करना चाहिए।
नहीं, इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछिए। आप कार्रवाई ये बताइए, केंद्र की सरकार, केंद्र के पास क्या नाम है, केंद्र के पास आईबी है, सीबीआई है, उसके बाद अब चीता भी आ गया, वो भी है। अब आप बताइए कि क्या नाम है, किसकी जरूरत है, किसको पीछे लगाएंगे? वैसे साहब के बयान की चीता और चीता को लगाइए, जो हर रोज देते हैं पीएफआई के पीछे, जो हर रोज देते हैं। आपको लग रहा है कि ये कोई गंभीर मुद्दा नहीं है आपके मुताबिक? देखिए, ओवैसी साहब तो देश जोड़ने की बात करते हैं, और ओवैसी साहब ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी के सामने आपको लगता है कि ये गंभीर मुद्दा तो है नहीं? बैठा हुआ है, विपक्ष है कहाँ? अगर आज विपक्ष के रूप में अगर कोई है, लगता नहीं कि ये मुद्दा गंभीर है ही नहीं बाकी कोई आपके हिसाब से? कहाँ कोई विपक्ष है? बिल्कुल गंभीर मुद्दा है। अगर भाजपा चाहेगी तो गंभीर बना देगी, 24 तक बिल्कुल गंभीर बना देगी, और भाजपा नहीं चाहेगी तो जैसे पहले सो रहे थे 8 साल तक, वैसे आगे भी 47 तक सोते रहते। जब 47 तक सब कुछ हो जाता तो चीजें सामने होती। महेंद्र राजू दास जी, पीड़ा होगी फरहान जैसे लोगों को। अच्छा, आपको पता होगा आरएसएस पर बैन लगा था कि नहीं लगा था? देखिए क्या नाम है, आरएसएस पर बैन हट गया, लगाने वाले कौन, हटाने वाले कौन? बहुत देर तक आपको हमने सुना। अरे शांत हो जाइए, निवेदन है। देखिए कैसी कोरी कल्पना इनकी है कि 2047 तक तो इस्लामीकरण और पीएफआई के जिस प्रकार से पूरे देश में, मैं साधुवाद दूंगा देश के सभी प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, बहुत तेजी से लगातार हर एक राज्यों में छापा पड़े, छापे में तमाम लोग पकड़े गए। उसमें देखिए जिस प्रकार से पीएफआई का चेहरा और चाल चरित्र जो उजागर हो रहा है। आप देखिए, धर्मांतरण, लव जिहाद, इसके साथ साथ हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए लगातार कार्य करना। अब इस पर अगर कार्रवाई हो रही है तो मुझको इस बात की दुख है कि फरहान जैसे नहीं कर रही है, सुनिए तो, फरहान जैसे लोगों को पेट में तकलीफ, पर्चे बाहर कर लिख रही है कि इतना पैसा देंगे, सफाइयों को पेट में तकलीफ, केजरीवाल को पेट में दर्द, फरहान जी लेके आइए ना दस्तावेज, वो पर्चा लेकर बैठ गए होते आप, एनआईए एजेंसी, वो पर्चा लेकर आप बैठ गए होते फरहान जी। फिर तो इनको तकलीफ क्यों हो जाती है, इनको दर्द क्यों होता? ये बोलने के लिए तो मुंह है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। नहीं, ये मुसलमान को आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। पूरे देश के मुसलमानों को ये लोग आतंकवादी बनाना चाह रहे हैं। राजू दास जी को मैं सीरियस नहीं मानता हूँ, ये साधु संत हैं, इनका साधु संतों का काम क्या होता है? तप करना, जप करना, यज्ञ करना, इनका ये काम थोड़ी धर्म की रक्षा करना, डिबेट करना है, और धर्म की रक्षा करने के बारे में बताइए। साधु का काम है तप करना, जप करना, यज्ञ करना, हवन करना, ठीक है, पूजा पाठ करना, ये थोड़ी नहीं। धर्म की रक्षा किससे होगी? बताएंगे फरहान जी, टीवी पे डिबेट, आप बताएंगे फरहान जी कि सनातनी क्या करे? आप बताएंगे फरहान जी सनातनी क्या करे? अधिवक्ताओं का है, आप बताएंगे सनातनी क्या करे, साधु संत क्या करे? आप बताओगे? नहीं, तुम बताओगे कि साधु क्या करे? नहीं, आप बताओ क्या? साधु संत बिल्कुल करें, साधु संत हवन करें, देश की, और कुछ लोग धर्म परिवर्तन करें, कुछ लोग लव जिहाद चलाएं। धर्म के बारे में उनके लिए इतनी नर्मी क्यों? उनके लिए इतनी नर्मी क्यों है? नूर अहमद अजहरी जी, वो खाली हिंदुस्तान किसका है? मुसलमान, हिंदुस्तान किसका है? कुछ नहीं होने वाला है, हम कल भी थे, आगे भी। हिंदुस्तान किसका है? कोई आपने जिन लोगों को हमारे पैनल में बिठाया है, कम से कम उनसे आप ये तो कहिए कि अपनी आवाजें बंद करें, वो बोलना लग चुके हो। फरहान जी है, वो बोलते रहेंगे। फरहान भाई, एक बार मुझे भी मौका दे। मैं एक तो ये बात कहूंगा कि देश के हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो संत हो, वो साधु हो, वो ओलामा हो, वो फरहान भाई नहीं बताते हैं, आपकी कैमरा के सामने चुप रहिएगा। बोलने का हक सबको है, वो बोलने का हक कोई नहीं छीन सकता। अपनी बात सब कहेंगे। देश के अमन के लिए कोई तंजीम, कोई तहरीक, कोई दल, कोई व्यक्ति अगर खतरा है तो उस पर बैन लगना चाहिए, लेकिन ये उसकी सही जांच कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो बहुत पहले गुलजार बानी के साथ में हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो शरफुद्दीन और आमिर के साथ में हुआ है कि 16 साल, 23 साल, 14 साल वो लोग जेल की सलाखों में रहे। कहीं जाना इस वजह से देश के सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें बेगुनाह करार दिया। सर, ऐसे तो बहुत लोग हैं, उनके ऐसे केवल मुस्लिम नहीं हैं, हिंदू भी हैं। आप छोड़ दीजिए, उस पर ना जाइए। आईएनआईए के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आईएनआईए मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहा है।
आप बताइए, मतलब पीएफआई अगर गलत है, वाकई में गलत है, उसकी सही से दोबारा जांच हो। और अगर वो गलत, यानी कि आपको जांच एजेंसियों पर शक है नूर अहमद अजहरी साहब? बिल्कुल शक है। जांच एजेंसियां ही अगर सही बात करने लगती तो देश सैकड़ों देश। अच्छा, आप जांच एजेंसियों की शक की बात करते हैं, मैं आपसे 2-3 बात करना चाहता हूँ। राहुल जी, मेरी बात बताइए। सर आप शांत रहिए, फरहान साहब और भी मेहमान है। राजूदास जी, आप जांच एजेंसियों पर शक है, संदेह है, नहीं देखिए राहुल जी, एक निवेदन है। कष्ट इस बात के है कि वो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनको साधुवाद है, उनको धन्यवाद है अपनी बात कहने का, रखने का, पक्ष रख सकते हैं। लेकिन अब तो किस बात की है कि अगर जांच एजेंसी कार्य करे तो जांच एजेंसी पे सवाल खड़े हो जाए। उत्तर प्रदेश में योगी जी कार्य करें तो योगी जी के ऊपर आप सवाल खड़े कर दो, मोदी जी अगर कार्य करें तो मोदी जी के ऊपर सवाल खड़े कर दो। भाई देखो सवाल नहीं, सुनिए तो महोदय सुन तो लिए, सवाल खड़े नहीं, सवाल देखिए जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, नुपुर शर्मा से लेकर तमाम मामले में जब प्रशासन ने कार्रवाई किया तो आप लोगों ने पूरे विश्व में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि मुसलमानों के साथ जाति, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी। अरे भाई कार्रवाई हो रही, कार्रवाई होने तो दो, कानून नहीं। अगर आपको संविधान के ऊपर विश्वास है, कार्रवाई हुई यतीम नरसिंहानंद के ऊपर कार्रवाई हुई। देखिए चर्चा डिरेल न हो, नुपुर शर्मा कार्रवाई हुई नहीं। देखिए ये पीएफआई पे दिनेश सिंह जी क्या काट है, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, ये मंशा, पता नहीं और कितने सदस्य छिपे होंगे। राहुल जी, ये पटकथा आज नहीं लिखी गई है, ये पटकथा बहुत पुरानी है और इसी के तहत इन्होंने इसकी स्थापना की है। लेकिन पहले की सरकारों ने इनको संरक्षण देने का काम किया है। इन्होंने जो मांगा वो किया। इन्होंने कहा कि हम भारत की न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं करते, हमको अलग से न्याय व्यवस्था चाहिए। उन सरकारों ने इनको न्याय व्यवस्था दे दिया। इन्होंने कहा हमको जमीन हड़पने के लिए वर्कफोर्स चाहिए, उन सरकारों ने वर्कफोर्स दे दिया। और सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई निर्णय करता था तो उसको पलटने का अधिकार भी दे दिया कांग्रेस की सरकार ने। इन लोगों को खुली छूट मिलती थी, उसी का परिणाम था कि आप देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी का जब कुशासन इस देश में था, दिन प्रतिदिन किसी न किसी राज्य के किसी न किसी जनपद में बम धमाके होते थे। आज क्या भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो पा रहा है? ये करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से इन्होंने शाहीन बाग में किया, किस तरह से चंदा इकट्ठा करके देश को तोड़ने के काम में लगा रहे हैं। दंगा कौन कराता था? भारतीय जनता पार्टी के लोग कराते थे, सत्ता में है इसलिए नहीं हो पा रहा है। आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे पता है। किस तरह के दस्तावेज बरामद हुए हैं उसमें सारी चीजें एक एक करके लिखी गई है। अरे हमें तकलीफ क्यों ना हो भाई, आप गलत बात बोलेंगे बिल्कुल तकलीफ होगी। इसलिए बैठाया जाता है ना कि भाजपा के कोई भी प्रवक्ता गलत ना बोलने पाए। बैठकर आप साधु संतों और योगियों के बारे में प्रवचन मत करिए। आप मौलवी और हम आप क्या शुद्धिकरण कर रहे हैं, आपके शब्दों का शुद्धिकरण कर रहे हैं। आप गलत कोई बात ऐसी न कहिए। पता नहीं है, कम से कम उसको एक्सप्लेन करने का काम मत किया करिए। उसको आप हिंदू धर्मावलंबियों के खिलाफ फरहान जी छोड़ दीजिए। कई ऐसे केसेस सनातन धर्म के बारे में आपको ज्यादा पता है। आप शराब कर लीजिए, गीता पर, रामायण पर, पुराण पर, जिस पर चाहिए कर लीजिए। आइए बैठ कर डिबेट कर लेते हैं। मोहम्मद फरहान, आप उधर न जाइए, जो आज जो विषय है अरे हम कह रहे हैं आइए साक्षात कर लीजिए। किस अध्याय को आपको बताना है आप बताइए। कहाँ बैठोगे? स्कंद पुराण बताना ठीक है ना फरहान जी, गरुड़ पुराण बताना कि वायु पुराण बताना, कौन सुनिए बताना है आपको बताइए। अध्याय आपको पढ़ के बताएं। धर्मांतरण अध्याय की बात कर लीजिए, लव जिहाद अध्याय की बात कर लीजिए। पता नहीं है मुझे, आपसे ज्यादा पता और मैं डंके की चोट पर कहता हूं। फरहान साहब, मेरे प्रश्न का एक उत्तर फरहान साहब, पीएफआई के धर्मांतरण अध्याय की बात कर लीजिए, पीएफआई के लव जिहाद। हाँ बोलिए सर। पीएफआई के 2047 देखिए अध्याय की बात कर लीजिए। योजना को आगे बढ़ानी है, कैसे आपको दल को जुदा करने का काम ट्रेनिंग चल रही है। फरहान जी को बोलने दीजिए आप। अब देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए कि मैं 2 बार कहता हूं कि अगर भारत, आप सुनिए थोड़ा सा, सुनिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, थोड़ा 2 मिनट संयम रख के सुनिए। अगर पीएफआई भारतवर्ष में संविधान और कानून का उल्लंघन करके कोई ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिससे क्या नाम है भारत की अखंडता और एकता पर क्या नाम है बुरा प्रभाव पड़ रहा है,
जिससे हमारी देश विरोधी गतिविधियों में अगर वो संलिप्त नजर आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसका स्वागत करेंगे और उन्हीं के खिलाफ नहीं, जो भी इस तरीके की संलिप्ति में संलिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें इससे कोई लेना देना, हमारे लिए सर्वोपरि देश है। अगर देश में कोई भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे पीएफआई हो, चाहे कोई भी हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते। न जाने कितने नौजवान बेगुनाहों की गिरफ्तारी हो गए, उनको बंद करके थाने में मारा गया, चमड़ी उतर गई है उनकी, और न जाने कितने लोगों के घर गिरा दिए गए हैं। उस पर कभी कोई सोचने को तैयार नहीं है, मगर एक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। यही हम मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। हमें दोहरे दर्जे का शहरी बताया जाता है। फतवा जारी करते हैं, उनके ऊपर आप जवाब देंगे? अरान जी, आप जवाब देंगे? जो सर पे तन को जुदा करने की बात करते हैं, आप उस पर जवाब देंगे? मुद्दे से भटक क्यों है? फरहान साहब कई केसेस आए, नाम बदलकर फंसाया गया, मारा गया, किसी को भी मारा गया, क्या था वो? सर से था क्या वो? आप अपना एजेंडा सेट ना कीजिए। आप चलिए, हम बयान जारी करने को तैयार हैं, मगर आप ये बस केवल आप एजेंडा ना सेट कीजिए अपना। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? एजेंडा नहीं सेट करिए, आप सेट कीजिए अपना एजेंडा। तैयार हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मेरठ की, लखनऊ की, न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई, आप नुपुर दीजिए ना बयान उस पर। एजेंडा अपना ना सेट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों बचा रही? मैं बयान देने को तैयार हूँ। एजेंडा क्यों सेट कर रहे हैं अपना? की बात करते हो, उस एजेंडे पे बात करो। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में जाहिर तौर पर पीएफआई को लेकर जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, जाहिर तौर पर मंसूबे क्या थे अब वो धीरे धीरे सबके सामने आ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि जब देश को तोड़ने वालों को लेकर कार्रवाई हो रही है तो इस देश में बैठे कुछ लोगों को दर्द क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।